अमेरिका ने भारतीय कंपनियों को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की विशेष छूट दी है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ग्लोबल मार्केट में तेल की आपूर्ति लगातार बनी रहे, इसके लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग भारतीय तेल कंपनियों को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की छूट जारी कर रहा है। लेकिन साथ ही बेसेंट ने यह भी कहा कि इससे रूसी सरकार को कोई बड़ा फायदा नहीं होगा, सिर्फ उसी तेल को खरीदने की परमिशन होगी जो 5 मार्च से पहले जहाजों पर लोड किए गए हों। भारत पर टैरिफ घटाने के बाद इसे अमेरिका की सबसे बड़ी मजबूरी कह सकते हैं या फिर ट्रंप का मूड बदला इसीलिए क्योंकि वो इस वक्त भारत को नाराज नहीं करना चाहते। लेकिन अमेरिका के इस ऐलान के साथ ही हमारे देश में सियासी घमासान मच गया है। विपक्ष ने इसे अमेरिकी ब्लैकमेल और संप्रभुता के साथ समझौता करने का मोदी सरकार पर आरोप लगाया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो यहां तक भविष्यवाणी कर दी कि ईरान युद्ध के लिए भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और तेल के दाम में भारी इजाफा होगा। विपक्ष ने सरकार से सवाल भी किया कि हमें तेल खरीदने के लिए किसी की मंजूरी क्यों लेनी चाहिए, क्या अमेरिका से पूछकर तेल खरीदने का फैसला लिया जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका और इजराइल के हाथ की कठपुतली बन चुका है। रशिया तो तैयार है तेल देने को, रशिया के स्टेटमेंट आ चुके हैं कि हम भारत को भी तेल देने को तैयार हैं। कल हमने ये मुद्दा उठाया, ये सवाल उठाया कि क्या आप इंतजार कर रहे हैं अमेरिका की अनुमति की? रेस्ट्रिक्शंस हम पर लागू हो गए, वेवर की भीख हम मांगते हैं, हमें वेवर की भीख मिल जाती है। 30 दिन के वेवर की भीख मिल जाती है। सबसे पहला सवाल तो मन में हर एक देशवासी के उठेगा, व्हाई विल यूएस टेल अस व्हाट टू बाय एंड व्हाट नॉट टू बाय? कब से हमने अपने अधिकार क्षेत्र यूएस के हवाले कर दिए हैं? हमने क्यों अपने घुटने टेक दिए हैं यूएसए को एक ट्रेड डील के पीछे? एक ट्रेड डील जो ट्रेड डील है वो भी एक अनफेयर ट्रेड डील है, अनइक्वल टर्म्स पे हुई है, जहां पे हमने $500 बिलियन का कमिटमेंट दिया है, उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं आया है। आपने रशियन ऑयल खरीदने का इनकार कर दिया क्योंकि यूएस आपसे चाहता था। अब यूएस हमें बता रहा है कि क्या खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने देश को बेच दिया। आज इस आजाद देश को गुलाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बना दिया है। अब आप ये सोचिए, हम किससे तेल खरीदेंगे? इसकी अनुमति हम अमेरिका से लेंगे। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? पूरी दुनिया आज हमारे ऊपर हंस रही है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने अपने देश को बेच दिया। वहीं इस मामले पर केंद्र सरकार ने भी अपना स्टैंड साफ किया है और दावा किया कि देश में तेल के पर्याप्त स्टॉक हैं और रूस से तेल की खरीद कभी बंद नहीं की गई है क्योंकि ऊर्जा हमारी प्रायोरिटी है। वहीं इस तनाव के बीच ईरान ने भारत को बड़ी राहत देते हुए कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट भारत की तेल आपूर्ति के लिए बंद नहीं किया गया है। साथ ही ईरान ऐसा भी दावा कर रहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद नहीं बल्कि खुला है। ईरान युद्ध में जहां खाड़ी देशों में हाहाकार मचा है, वहीं भारत पर इसका नुकसान नहीं के बराबर है और इसीलिए बीजेपी इसे एक कूटनीतिक जीत मान रही है। सरकार के उस दावे को आंकड़ों से समझते हैं कि रूस से तेल खरीदना भारत ने बंद नहीं किया है बल्कि पहले से ही जारी है, भले ही टैरिफ की वजह से इसमें गिरावट हुई हो। फरवरी 2026 में भारत ने रूस से लगभग 10.42 लाख बैरल प्रतिदिन तेल आयात किया। ये जनवरी 2026 के 11.6 लाख प्रतिदिन के मुकाबले मामूली गिरावट है। भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी जनवरी-फरवरी 2026 में गिरकर करीब 20% रह गई थी, जो पिछले 44 महीनों में सबसे निचले लेवल पर है। वहीं मार्च में इसके फिर से बढ़कर लगभग 30% तक होने के संकेत मिले हैं, लेकिन अमेरिकी छूट के बाद ये और ज़्यादा बढ़ सकता है। सबसे खास बात आपको बता दें कि गिरावट के बावजूद रूस अभी भी भारत को सबसे ज़्यादा कच्चा तेल देता है, यानी रूस अभी भी अपने कुल तेल आयात का सबसे ज़्यादा हिस्सा भारत को करता है, जो वाकई में इस दावे को सही करार देता है कि रूस से भारत की दोस्ती अभी भी पहले जैसी है और तेल खरीदना भारत ने कभी बंद ही नहीं किया।
तो फिर मंजूरी वाला सवाल कहां से आया? वहीं अमेरिकी टैरिफ से पहले खासकर साल 2024 से 25 में 40% तक रूस से कच्चा तेल भारत आ रहा था, जो सबसे ज्यादा था। इसीलिए भारत का साफ स्टैंड है कि रूस से तेल खरीदना इसकी जरूरतों के हिसाब से है, ना कि किसी की परमिशन का इंतजार है। वो रूस से पहले भी तेल खरीद रहा था और आगे भी खरीदेगा। ये तो बिल्कुल ब्लैकमेल है। यहाँ बंदूक यहाँ लगा के रखा है क्या? ये ठीक है, 30 दिन के लिए मैं निकाल रहा हूँ, 30 दिन के बाद मैं देखूंगा, 30 दिन के लिए मैं आपको छूट दे रहा हूँ, उसके बाद आप नहीं खरीद पाते कि क्या नीति है? और इससे हम क्यों नहीं हम कहते हैं अमेरिका को कि हम रूस से तेल खरीदेंगे कि नहीं, ये भारत सरकार का निर्णय होगा। जो राजनीतिक दल संप्रभुता को लेके या राष्ट्रीय हितों को लेके उसे कोई परवाह ही नहीं है। हमेशा आप देखिए किस प्रकार के प्रश्न उठाते हैं वो। बालकोट में सेना पे उनका विश्वास नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक्स में सेना पे विश्वास नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर में वो प्रश्न पूछते जो दुश्मन देश हमसे पूछ रहे थे। तो मुझे लगता है उनके सवाल केवल राजनीतिक है, ना उसमें कुछ राष्ट्रीय हित की बात है, ना उसमें संप्रभुता की बात है। जहां तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, स्वयं प्रधान सेवक के रूप में जो वो काम कर रहे हैं, वो भारत के हित के लिए और संप्रभुता के लिए हर कदम उठाएंगे। वहीं ईरान युद्ध की वजह से तेल का संकट बरकरार है और ये पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले रहा है। भले ही ईरान दावा कर रहा है कि हॉर्मुज खाड़ी बंद नहीं है बल्कि खुला है, तब भी उस इलाके से तेल की सप्लाई बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट के पास दहशत है और इस वजह से कई तेल कंटेनर वहां खड़े तो हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि तेल जहाज़ों पर हमले का डर है और बीमा कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। आपको एक डाटा समझाते हैं कि हॉर्मुज के डिस्टर्ब होने से भारत के लिए कितना बड़ा झटका है। दुनिया भर के तेल कारोबार का 20 से 25% इसी रूट से गुजरता है। हॉर्मुज स्ट्रेट से हर रोज औसतन 160 जहाज गुजरते हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई जैसे बड़े ओपेक देशों का तेल एशियाई बाजारों तक इसी रूट से पहुंचता है। इसके अलावा कतर की पूरी एलएनजी सप्लाई भी इसी पर निर्भर है। हर रोज करीब 2 करोड़ बैरल से ज़्यादा कच्चा तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद यहाँ से गुजरते हैं। भारत अपना करीब 50% कच्चा तेल और 60% एलपीजी इसी रास्ते से इंपोर्ट करता है। यानी तेल और गैस दोनों ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हॉर्मुज रूट भारत के लिए बेहद खास है। भारत का रोजाना 25 से 27 लाख बैरल तेल इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। लेकिन हॉर्मुज खुले होने के बावजूद इस रूट से तेल लाना फिलहाल आसान नहीं है। इसीलिए रूस से तेल खरीदना भारत के लिए पहले भी सही रहा है और आज के हालात में यही एक विकल्प भी है। जहां तक अमेरिकी छूट का सवाल है, तो इसका फायदा बस इतना मिलेगा कि हम अपना स्टॉक और बढ़ा सकते हैं, लेकिन रूस से तेल खरीदना है या नहीं, इसका फैसला भारत सरकार लेगी। साथ ही ये दावा भी किया कि फिलहाल खाड़ी युद्ध के बावजूद देश में तेल संकट नहीं है। सरकार जो आंकड़े दे रही है उसे भी देखते हैं। भारत के पास अभी करीब 25 दिनों का कच्चा तेल स्टॉक में है। साथ ही पेट्रोल, डीजल और एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल के भी 25 दिनों का अलग से स्टॉक है। सरकार का कहना है कि ये 50 दिनों का स्टॉक स्ट्रैटेजिक रिजर्व के अलावा है। यदि इसे भी शामिल कर लिया जाए तो देश में अभी 60 दिनों का तेल स्टॉक है। मतलब साफ है कि अमेरिका की तरफ से जो छूट मिली है उसका फायदा भारत अपने हित में करेगा। रूस से तेल खरीदना है या नहीं, ये भारत फैसला करेगा। इस मामले पर विपक्ष के सवालों पर बीजेपी हमलावर है। हमारी सरकार ने बहुत प्रामाणिकता के साथ ऑयल के विषय में वस्तुस्थिति सारी देश को अवगत कराई है, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की विडंबना ये है कि उन्हें अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कुछ भी बात कहता है तो उनको उन पर ज्यादा भरोसा है, क्योंकि वो लगातार चुनाव हार रहे हैं, राजनीति में हाशिए पर जा रहे हैं। तो चीजों को कैसे विवाद में डाला जाए, विरोध और आरोप को कैसे उसके साथ जोड़ा जाए, इस राजनीति को वो लोग कर रहे हैं।
तो इसी पर और चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल संजीत सुरोही जी हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है और हमें ये बताएंगे कि तेल के स्टॉक को लेकर जो ट्रंप ने कहा है, उसके ट्रंप सरकार की तरफ से जो बयान आया है उसके क्या मायने हैं। बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव हैं, जो इस बात का जवाब देंगे जो कांग्रेस का आरोप है कि क्या वाकई कठपुतली प्रधानमंत्री, हालांकि मेरा यह मानना है कि प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद के लिए वो कठपुतली हो गए हैं। ये शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस को नहीं करना चाहिए था। और वरुण पुरोहित जी मेरे साथ कांग्रेस के नेता हैं, जो हमें बताएंगे इस पूरे मसले पर कांग्रेस के स्टैंड के बारे में। भूपेंद्र यादव जी, ये ट्रंप साहब क्यों बार बार परेशान कर रहे हैं? बीजेपी के ऊपर कांग्रेस तो हमेशा ये आरोप लगाती थी कि यही प्रधानमंत्री हैं जो अब की बार ट्रंप सरकार कह के आएंगे, लेकिन ट्रंप सरकार ने अपनी आंखें क्यों तरेड़ ली है भारत के प्रति? देखिए दीपक जी, मैं बता दूं कि भारत किसी के दबाव में नहीं चलता। ये 140 करोड़ देशवासियों का देश है रे भाई। ऊर्जा सुरक्षा हमारे लिए सबसे पहले है, और जहां से सस्ता और सुरक्षित तेल मिलेगा वहां से हमारी भारत की सरकार जो है ना खरीद करती है। और कभी भी हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने या आधिकारिक रूप से यह नहीं कहा है कि हम रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे। तो ये विपक्षी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के मनमोहन सरकार में या ये जो है ना किसके दबाव में रहते थे, ये विपक्षी उस समय कहां चले गए थे? ये इनके ऊपर भी जो है ना विदेश नीति की दबाव आती थी, लेकिन ये अपनी बातों को नहीं कहते हैं क्योंकि विपक्षी के पास, लीडर ऑफ अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतवर्ष में ये नकारे जा चुके हैं। और खास करके जो है ना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से जब से आए हैं, दीपक जी, इस देश के ऊपर जो है ना हमारी देश की जनता को कैसे सस्ता तेल मिले और कहां से खरीदेंगे, ये निर्णय हमारा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो स्पष्ट कहा है, आधिकारिक रूप से कहा है कि हम जो है ना रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे। आज तक खरीदारी हो रही है। आज देख लीजिए, 1 रुपया बढ़ा है क्या तेल? हमारे यहाँ स्टॉक की कमी नहीं है। ये झूठ मूठ के र्यूमर देते हैं ये लोग। बिहार देश के जो है ना एलओपी एकदम नर्वस सिस्टम में चल रहे हैं दीपक जी। इनको देश हित की चिंता नहीं है। ये विदेशियों का मुद्दा बनते हैं, किसी के कहने सुनने में आ जाते हैं और सूत उठ करके जो है ना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर ब्लेम लगा देते हैं कि अरे भाई ये तो सरकार गलत कर रही है। ठीक है भूपेंद्र यादव जी, आगे वरुण पुरोहित जी के पास चलता हूं, आपसे अगला सवाल भी लूंगा, लेकिन वरुण पुरोहित जी, सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री कठपुतली बन गए हैं, गुलाम बन गए हैं। मतलब ठीक है, एक ट्वीट यूएस के प्रति की तरफ से आया, उसके ऊपर सवाल उठाने लाजमी थे, लेकिन इस तरह की भाषा भारतीय प्रधानमंत्री के लिए क्या ये उचित है? वरुण जी, और ये बताइए कि आपकी आपत्ति किस बात को लेकर है, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि तेल तो हम आयात कर रहे हैं रूस से। दीपक जी, आपत्ति किसी भी चीज से नहीं है। आपने नरेंद्र मोदी के लगा प्रधानमंत्री के लिए किस प्रकार की भाषा का, आपने कई बार डिस्कशन हो चुका कि पूर्व प्रधानमंत्रियों की जिस प्रकार की भाषाएं बीजेपी वाले लेते हैं, मोदी सेंट्रिक बीजेपी लेती है, मोदी जी स्वयं लेते हैं, वो क्या उचित है? मतलब यूनिटी प्राप्त है मोदी जी को, तो आप कुछ नहीं बोल सकते पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में। आप उपयोग कर, ये आपके चैनल डिसाइड करो, आप चीफ हो, किसका आचरण ठीक है किसका नहीं। अगर आप के प्रति आचरण ठीक नहीं तो मोदी जी और मोदी जी के प्रधानमंत्री भी ठीक नहीं, तो पूरे बात होनी चाहिए। अब जो बात चल रही रूस से तेल, एक लाइन बोली में हमने कम कर दिया, उसकी मैं कम ज्यादा की उसका है, कोई वित्त मंत्री बोलता है, कोई स्टेटमेंट देता है, हम क्यों जवाब दें? तो आपको किसी ने कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार बनाने के लिए वहां जाओ? अगर आप उस समय भी चुप रहते, आज आपकी गरिमा बनी रहती। आप उस समय तो वहां पे जा रहे थे वर्कर बनने के लिए, ट्रंप बाबू हो रहे थे आपके लिए, और अब आप कह रहे हो ऐसे। भैया, जब कोई इतना बड़ा देश आपके प्रति कोई कमेंट कर रहा है, हर चीज पे कर रहा है इतने टाइम से, आपको खंडन देना चाहिए। आपके विदेश मंत्रालय किस प्रकार के प्रवक्ता रख रखे, क्यों रख रखे हैं आपने? क्यों तनख्वाह दे रहे हो सरकारी कर्मचारियों? आपको उनको खंडन करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। वहां कम, अरे ट्रंप से आपको, मैं नहीं कह रहा डर लग रहा है कि कोई फाइल पुलिस में मैं नहीं जाता, लेकिन ट्रंप को आप नहीं कर डायरेक्ट बोलना चाहते हो तो आप इनडायरेक्टली तो स्टेटमेंट जारी कर सकते हो। अब जो आज मीडिया कह रहा है इतना तेल आया, फैक्ट चेक कर रहा है, जब इनकी जबान खुल रही, आप सेम डे क्यों नहीं कह देते थे कि भाई ठीक है रूस से हम तो तेल लेंगे, हमारी इच्छा है जहां से लेंगे, वो नहीं कहूंगे।
ये एक डिप्लोमेसी है, चुप रहना भी डिप्लोमेसी है। अरे भाई वो डिप्लोमेसी, जब भी तो मैं कह रहा हूँ चुप रहने के लिए, तो चुप रहते आप क्यों गए थे ट्रम्प सरकार बनवाने? और ये पूरा देश इस बात को समझ रहा है। एक और आपको एक सेंटेंस बता रहा हूँ, तो बड़े, आप कहोगे तो नाम बता दूंगा, बड़े हमारे पत्रकार हैं, सीनियर मोस्ट हैं, देश के नामी है। उन्होंने एक लेख लिखा, उसमें आया है कि पूरे देश को मूर्खता और पाखंड के रंग में रंगने का प्रयास चल रहा है मोदी सरकार द्वारा। जो मोदी जी और उनके लोग कहते हैं उसको मानो, अगर उसका कुछ विरोध करो या कोई एनालिसिस करो तो पीछे पड़ जाते हैं चिल्ला चिल्ला के, देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, राहुल गांधी ऐसा है, विपक्ष ऐसा। अरे भाई 50-60% वोट लेके विपक्ष आया था, आधे जनता को यार मूर्ख कह रहे हो, और आपको खुद को तो 35-36% मिले। ठीक है, आप तो कुछ सहयोगी दलों के साथ, तो वो चीज इनको समझना चाहिए। सदाशयता, गहराई रखो, सूझबूझ रखो, देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलाओ। और आप जो 10 सेकंड और ले लेता हूं, दीपक जी, ये बात क्यों उठ रही है कि जो मोदी सरकार की विश्वसनीयता है ना, वो खतरे में पड़ चुकी है। क्योंकि जब आप कूद के जा रहे हो, इसराइल भाग रहे हो 2 दिन, आपको पता नहीं, पता है सबको कभी भी लड़ाई हो सकती है, क्यों जा रहे आ रहे हो आप? इसलिए भी मैंने कहा था आप अपना कोई विदेश मंत्रालय का कोई प्रतिनिधि, वही डिस्कशन कर सकते। जब आप रुक ही ना रहे हो और दूसरे क्यों बोल रहे हैं, तो ये चल नहीं सकता। आपको पहले खुद को सुधरना होगा, क्योंकि आप हेड ऑफ द फैमिली हो, जब आप दूसरे को कह सकते हो कि आप भी सुधरी। ठीक है। अब मुझे ये बताइए भूपेन जी, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अमेरिका बार बार सरकार को एम्बेरस कर रहा है। वंस एंड फॉर ऑल हम औपचारिक तौर पर इसका खंडन क्यों नहीं कर देते कि भाई हम आपके गुलाम नहीं हैं, हम आपके कहने पे नहीं चलेंगे, हमको रूस से तेल खरीदने की परमिशन लेने की अमेरिका से कोई जरूरत नहीं है। सरकार ये साफ साफ कह क्यों नहीं देती? सूत्रों से खबरें क्यों छुपा रही है? अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि भारत की विदेश नीति एकदम स्पष्ट है। भारत के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारी भारत की सरकार किसी के दबाव में निर्णय कभी नहीं लेती है। और आप देख लीजिए, ये कहीं नहीं आधिकारिक रूप से जो है ना कहा है कि हम रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे, मध्य पूर्व के जो है ना देशों से तेल नहीं खरीदेंगे। तो ये लोगों के पास में भाई कैसे देश को बदनाम करो, इसकी चिंता इन लोगों का है। और रही बात, ये कहते हैं पाखंड की बढ़ावा, तो मैं जानना चाहता हूं भाई हमारे जो है ना पुरोहित जी से कि तुष्टीकरण की राजनीति करके इस देश को मटिया मेट करने वाला कौन सी सरकार है रे भाई? 50 सालों से आपका जो है ना कांग्रेस की सरकार रहा, आपकी कौन सी नीति थी? आप क्या कर रहे थे? देश के तुष्टीकरण करके जो है ना देश में जो है ना विदेशियों को घुसा करके पाल रहे हो, तो आप इसकी चिंता नहीं करते? आप सीधा जो है ना ब्लेम लगा देते हैं। अरे भाई आप तो 50 साल से इस देश पर हो, हम तो 11 साल से हैं। आप किसके दबाव में जो है ना तेल खरीद करते थे? आप किसके दबाव में विदेश नीति बनाते थे? आपकी मनमोहन सरकार क्या करती थी? आपके पास बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है मेरे भाई। कांग्रेस पार्टी जो है ना, ये तुष्टीकरण की राजनीति करके देश के मान सम्मान और स्मिता से खेल करने वाली कांग्रेस पार्टी को देश की सम्मानित जनता मटिया मेट कर दिया। दीपक जी, ये लोग कभी नहीं आने जा रहे हैं, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है इनकी शासन और सत्ता। इसी के लिए जो है ना लीडर ऑफ अपोजिशन एकदम नर्वस सिस्टम में चल रहे हैं। तो टूट करके जितने भी ये जो है आरोप लगाते हैं इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से 2011 से आए, हमारी कहां देश की इकोनॉमी चली गई? हमारे देश की चिंता है कि हमारे देश के लोगों को कैसे जो है तेल सस्ता मिले, हम कहीं से भी खरीद सकते हैं, हम किसी के दबाव में फैसला नहीं लेते, हमारी सरकार किसी के आगे घुटना नहीं टेकती, हमारी सरकार जो है ना देश की संप्रभुता की ख्याल रखती है। और भारत निर्माण और राष्ट्र निर्माण कैसे हो, यह फर्स्ट है हमारे जो है ना विजन के अंदर में मेरे भाई। ये कांग्रेस की तरह हम लोग ढूल मिल नीति लगा करके जो है ना नहीं चलते। हमारा देश कैसे विकसित हो, इसकी चिंता हमारी भारत की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। ये बात है, आप लोग जैसा हम लोग ढुलमिल रवैया नहीं अपनाते। देश को जो है ना आप लोगों को तो बस चलता तो शरीर से खून खींच करके देश के नौजवानों को विश्व व्यापार करा करके धरना से बन जाते। क्या बात करते हैं? आपके रीजन में कौन सी घोटाला नहीं हुआ इस देश के अंदर? 55 सालों के अंदर में कांग्रेस की परिवार मटिया मेट कर दिया। आपको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुणवान पुरुष, जब से एक पिछड़ा का बेटा देश पर आया है तो ये राजा रजवाड़ के घराने लोग जो है ना एकदम उनके पेट में दर्द हो रहा है। दीपक जी, ये क्या बात करेंगे? कांग्रेस का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। देश को जो है ना हमारा देश चाइना और भारत कब आजाद हुआ? चाइना आज कहां है, हम आज कहां हैं? इसकी चिंता करिए। देश के अंदर में आपको
सब लोग समझ गए हैं रे भाई, देश की सम्मानित जनता आपको मटिया मेट करके जो है ना, ठीक है, सभी की अब सभी रुक जाइए इलेक्शन हरा भूपेंद्र करके यादव जी। आपको आज तो बाहर आपने कर रखा। इंटरनेशनल बात कर दी है, दिल बड़ा खुश हुआ। आप चाइना की भी बात कर रहे हैं, भारत अभी कहां खड़ा हुआ है इसकी भी बात कर रहे हैं। लेकिन वरुण पुरोहित जी, कम बोलना कभी कभी फायदे वाला है। आपने कहा मोदी जी ने ज्यादा बोला, अब की बार ट्रंप सरकार बोला, नुकसान में आ गए क्योंकि उसके रिपरकेशन फिर मोदी जी ने झेले। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि इस जंग के अंदर जो पश्चिम एशिया की पूरी जंग है, इसमें खाड़ी देशों की क्या हालत है? ईरान पाकिस्तान से बस लगा हुआ है। हम अपने यहां से पत्थर फेंकेंगे तो ईरान में जाके गिरेगा। मैं डिस्टेंस के बारे में बता रहा हूं, लेकिन भारत अभी तक अप्रभावित है, किसी भी तरह की दिक्कत भारत को नहीं है। यह कम बोलने का ही परिणाम है। दीपक जी, मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत बड़े राइटर हैं, पत्रकार हैं, फेमस हैं। आपको मैं आप कहोगे तो नाम बता सकता हूँ। उन्होंने आर्टिकल लिखा है उनके अखबार में आज ही कि इसकी आंच भारत तक पहुंच चुकी है। आप कहोगे तो इतना समय नहीं, मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। दूसरी, आपने कहा ना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, चुप भी रहना चाहिए। अभी भूपेंद्र जी ने क्या कहा, चाइना चाइना करने लग गए। सबसे ज्यादा इम्बैलेंस तो चाइना के साथ है ट्रेड का। फिर आपके बलगैया खा रहे उसके साथ बंद कर लेते ट्रेड, क्यों नहीं कर पा रहे हो? आपकी जो जीडीपी है तो बस आगे ये नहीं, मैंने कहा ना नहीं बोलना चाहिए, मैं तो नहीं बोला था आपके बीच। आपने पूरा लेक्चर पिलाया, मेरे भाई टॉपिक पे तो बोला नहीं। कोई नहीं, आप उस टॉपिक को गलत मत बोलिए, गलत मत बोलिए। ऐसे दीपक जी, मैं आई कैन नॉट टॉक विद दिस। मैं नहीं दे बोलिए वरुण जी, रुक गए। भूपेंद्र यादव जी समझदार हैं वो, और गंभीर व्यक्ति है। ये क्या तरीका है? मैं इनके बीच में नहीं बोला। इन्होंने पता नहीं क्या वही रटे रटाए सारे बीजेपी के प्रवक्ता, एक ही एक लैंग्वेज सुबह से सुन रहा हूँ। वो रट के आ जाते हो, आपको पन्ना दे देते हैं कंप्यूटर से निकाल के, दूसरा बता देते हैं, दूसरे को बोलने मत दो, बीच में चिल्लाने लग जाओ। क्या सेटअप है? एक्सपीरियंस आपको कांग्रेस से सीखे हैं। बोलिए, ये लोग बोलने लगे, जितना झूठ बोलना है बोलिए, देश की जनता आपको मटिया मेट कर दिया। अरे बोलो यार, मेरे पास थोड़ी आपके साथ। नहीं भूपेंद्र जी प्लीज बीच में नहीं, मुझे कर्नल साहब के पास भी जाना है, वो इंतजार कर रहे हैं इतनी देर से। वरुण जी बोलिए, कंक्लूड करिए अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपकी विश्वसनीयता ज्यादा बोलने के आपको रिपरकशंस देखने को मिले। अब चाइना की बात, इकोनॉमी हो गई, इकोनॉमी फोर्थ इकोनॉमी हो गई, 81-82% तो आपका जीडीपी का कर्जा हो गया। आम आदमी परेशान है, उधार लिखा घी पियोगे तो यही हालत होगी। फिर आप मनमोहन सिंह की सरकार ऐसी थी, वो ऐसी। अरे भाई, जब भी तो जनता ने आपको चुना है। अगर मनमोहन सिंह जी की सरकार ऐसे कर रही थी तो आप भी वैसे ही करोगे क्या? ये तो कई बार प्रश्न हो गया। इसीलिए मैंने कहा, जिनका लेख मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों पे लेख बता रहा हूँ, आपको तो पता ही होगा, उन्होंने लिखा है। विद्वान लोग अगर कोई लिख रहे हैं तो क्या वो राष्ट्रद्रोही है? जो जिंदगी भर से भारत में पत्रकारिता कर रहे हैं, बुजुर्ग हो गए, बड़े बड़े उनके आर्टिकल्स, बड़ी किताबें आप लोगों की, आप भी शामिल हो। आप लोग क्या अगर कुछ खिलाफ बोल दोगे मोदी सरकार के तो क्या राष्ट्रद्रोही हो गए? ये जो माइंडसेट चल रहा है ना, पूरे देश को खराब कर दिया है इन्होंने मानसिक रूप से। अब राहुल गांधी की गलतियां निकाल, राहुल गांधी का क्या लेना सरकार में? आप हो 12 साल से, और आप 12 साल से नहीं हो। आप अटल जी की भी 7 साल की सरकार थी, 2.5 साल आप जनता पार्टी की सरकार में भी थे जनसंघ के रूप, तो 22 साल हो चुके आपको, और अभी भी कांग्रेस ने ऐसे किया, राहुल गांधी ने ऐसे किया। सरकार आपकी, जवाब राहुल गांधी देगा क्या? उसको बोल नहीं दीजिए, कुछ बोल रहा है। आप ट्रंप की तो परवाह नहीं करें, हम क्यों जवाब दें? राहुल गांधी पे मौन धारण कर लो, फिर आपको क्या दिक्कत आ रही है? पर आपको क्योंकि एक ही परिवार को कोसना है, सास भी कभी बहू थी सीरियल चल रहा है आपका, देश को परेशान कर रखा है। अब आप जो अभी आपने प्रश्न उठाया, मैं वो आप लोगों की बात इनको सुननी चाहिए। जब वहां का वित्त मंत्री, वहां का राष्ट्र अध्यक्ष, अब भारत से तो बड़ी इकोनॉमी है, भारत से बड़ा पावरफुल देश, आप ही उससे नमस्ते ट्रंप पर जाने क्या क्या नमस्ते प्रणाम कर रहे थे, तो आपको उनकी खंडन तो करने चाहिए। आप नाम मत लो। अरे डिप्लोमेसी में खंडन तो किया ही जाता है। आप चुप, हमने तो चुप कर लिया साहब, कोई कुछ भी बोलेगा तो आप ये कोई पॉलिसी होती है कि डुप्लीकेसी? ठीक है, हम तो चुप होकर बैठ जाएंगे। कर्नल साहब के पास चलता हूं। कर्नल साहब, भारत मुझे ऐसा कभी नहीं रहा। बताइए, तेल का ये पूरा का पूरा खेल, क्या भारत इसमें सेफ सिचुएशन के अंदर है? और आने वाले लगभग 75 दिनों का तेल हमारे पास है, सरकार ये कह चुकी है। आने वाले समय में भारत में आप तेल को लेकर क्या रिपरकेशन देखते हैं? क्या भारत की तैयारी बिल्कुल ठीक है तेल को लेकर? क्योंकि कई जगह पैनिक भी फैल जाता है। मेरे हिसाब से आज आपको रीएश्योरेंस की बात करनी चाहिए लोगों को कि पैनिक फैलने की कोई जरूरत नहीं है तेल के मामले में भारत में। दीपक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया और इतने वरिष्ठ जो पैनलिस्ट हैं उनके साथ बात करने के लिए, और दोनों पक्ष का मैं सुन रहा था। मैं ये आश्वासन देता हूं कि कई चीजें, और मैं अपॉलिटिकल हूं, मेरा किसी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, कोई मैं किसी को वोट नहीं देता, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कई चीजें होती है डिप्लोमेसी में जिसमें आपको चुप रहना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि आप काणे को काड़ा बोलो तभी जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपका मतलब जो ये है कि देश के हित में जो हो रहा है
अगर वो चुप बोल के होता है तो चुप रहिए, अगर बोल के होता है तो बोल करिए। तो मुझे लगता है कि ये जो सरकार है, ये आप देखिए, अगर इस सरकार को झुकना होता तो अगस्त के महीने में जो 50% टैरिफ लगाया था, जिसमें से 25% टैरिफ सिर्फ इसलिए लगाया था कि हम रशिया से तेल ले रहे थे, तो हमको तभी बंद कर देते अगर सरकार डर रही होती। सरकार ने नहीं बंद किया, सरकार अपना तेल लेती रही। उसके बाद जनवरी फरवरी में भी 20% जैसे आपके आंकड़े बता रहे हैं, हम उनसे तेल ले रहे हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है कि जी तेल की प्रॉब्लम है। तेल की प्रॉब्लम भारत के लिए कभी भी नहीं है। और जैसे आपने भी बताया कि ईरान में स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ईरान ने कह दिया कि भारत के शिप्स में वहां पे निकल सकते हैं। अब क्योंकि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अब इंप्रूव हो रहे हैं जब से ये टैरिफ हटाया गया है, तो उस केस में अगर वहां के जो उन्होंने बोल दिया है कि जी हम 1 महीने के लिए छूट दे रहे हैं, तो इसमें मेरे को लगता है कोई बुराई नहीं है। अगर हमको छूट मिल रही है तो हमको तो एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने तेल के जो भंडार है अगले 1 महीने में और बढ़ा दें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, तेल की कोई समस्या नहीं है। तेल जो है डाइवर्सिफाई करके हमको कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे हर देश के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर हमको रशिया कभी भी मना नहीं करेगा, उसके अलावा कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से और जरूरत पड़ी तो वेनेजुएला का तेल भी हमारे लिए अवेलेबल है। हाँ, वो थोड़ा जो है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो हमारी रिफाइनरी है जामनगर में, वो वर्ल्ड में एक ही रिफाइनरी है जो उस तेल को अच्छी तरीके से प्रोसेस कर सकती है। तो दीपक जी, इसमें कोई पैनिक बटन नहीं है। वी आर क्वाइट कंफर्टेबल और हमको जो है अपनी सरकार पे भरोसा रखना चाहिए, खास तौर पर उस दौर पे जब पूरी दुनिया में उथल पुथल हो रही है। हमको जो है एक यूनाइटेड स्टैंड पेश करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। दीपक, चलिए, सलाह आपके लिए भी है वरुण पुरोहित जी। हाँ, कल जब डिबेट में आएंगे तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा कि पूरे देश को एक सुर में बात करनी चाहिए। चलिए, मजाक की बात थी। आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।